गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ। ठीक है, स्पीति में बारिश जो है ये कृष्णनाथ द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, और स्पीति जो है वो इस हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है जो कि अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण जो दूसरे पर्वतीय स्थल है उनसे भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो स्पीति क्या है? हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है। आ गई बात सबके समझ में? और यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि जो लेखक है वो स्वयं उस जगह की यात्रा करता है और उस यात्रा के दौरान उसको जो अनुभव होते हैं, जो चीजें वहां पर वो देखता है, उनको महसूस करता है, उन अनुभवों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि जो लेखक है स्वयं उस स्थान की यात्रा करता है, वहां पर जो वो महसूस करता है, देखता है, अनुभव करता है, उन सब को पाठकों के सामने यात्रा वृत्तांत लिखकर बताता है और पाठकों को प्रेरित करता है उस स्थान पर जाने के लिए। ठीक है, तो जो कृष्णनाथ है ये क्या है? इनका जन्म हुआ सन 1934। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, ठीक है, दूसरी किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। सम्मान मिला इनका लोहिया सम्मान और मृत्यु हुई उनकी सन 216 में। ठीक है, एक मिनट। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व, गुड मॉर्निंग। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में इन्होंने एमए किया। ठीक है, एमए के बाद क्या हुआ? उनका जो झुकाव है वो समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। समाज से संबंधित, समाज के सुधार के लिए जितने भी आंदोलन होते थे उन आंदोलनों में कृष्णनाथ क्या करते थे? भाग लेते थे और बौद्ध धर्म जो है वो उनको अपनी ओर प्रेरित करने लगा। उनका वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए। फिर क्या है कि बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। पैठ मतलब समझ। ये बौद्ध दर्शन को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। वो अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे हैं। किस विषय के? अर्थशास्त्र के। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ये परफेक्ट है, इनको अच्छे से आती है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही पत्रों में, पेपरों में इन्होंने अपने लेख लिखे हैं। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक, साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? कल्पना। इसके संपादक मंडल में वो कई साल रहे। संपादक मतलब जो खबरों की काट छांट करता है, कौन सी खबर किस पेज पर आनी है, कौन सी खबर ऊपर आनी है, कौन सी खबर नीचे आनी है, जो मेन होता है पत्र का, पेपर का। ठीक है, उसको संपादक कहते हैं। तो इस संपादक मंडल में कई साल भी रहे हैं और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया है। हिंदी पत्रिका का नाम था कल्पना और अंग्रेजी पत्रिका का नाम था मैनकाइंड। ठीक है, राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन, राजनीति भी की, पत्रकारिता भी की और पढ़ाने का काम भी किया। इसकी प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वो बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। फिर उनका झुकाव बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू कर दिया, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कौन कौन से? एक नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा, ये दोनों चीजें थी वो बौद्ध दर्शन से संबंधित थी। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया, भारतीय चिंतक कौन? जे कृष्णमूर्ति। इन्होंने जब बौद्ध विद्वानों के साथ क्या किया? चिंतन मनन, उस चीजों के बारे में गहराई से जानना शुरू कर दिया, उनके ऊपर विचार करना शुरू कर दिया, उनको अमल करना शुरू कर दिया, मतलब उनको अपनाना शुरू कर दिया। तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल हो गए थे।
कृष्णमूर्ति के साथ कृष्णनाथ भी शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ ने काफी कुछ लिखा है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है। इतना कुछ करने के बाद भी कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई। मतलब जो भी कुछ वो नया निर्माण करना चाहते थे वो इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, वो कुछ और नया करना चाहते थे, इसलिए वे यायावर हो गए। इसलिए यायावर मतलब वो यात्री हो गए, वो जगह जगह की यात्राएं करने लगे। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी और एक यात्रा तो उन्होंने विचारों की पृष्ठभूमि पर की थी, लोगों के विचारों पर की थी, इस संसार के लोगों के विचारों पर की थी। ठीक है, उनको जाना समझा कि इस बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में अलग अलग चीजों पर लोग क्या क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या क्या है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक बार तो लोगों के विचारों को समझने का प्रयास किया, और दूसरी उन्होंने सांसारिक में, और दूसरी उन्होंने यात्रा की संसार में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों मतलब पुरानी जो कथाएं होती है उनको नए अर्थ देना, उनको हम कहते हैं मिथक। ठीक है, तो बौद्ध, ये भारतीय परंपरा जितने भी मिथकों से जुड़ी हुई है उन सबको जानना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर जब उन्होंने क्या किया, इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया, जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई, अनूठी विलक्षणता से भर गई। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी भी जो रचना है वो अनोखी विशेषताओं से भर गई, उनमें नयापन आना शुरू हो गया। और कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहां वो सिर्फ पर्यटक नहीं होते, सिर्फ एक घूमने वाले यात्री नहीं होते, उनका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि वहां पर जो चीजें हैं, जो जो स्थान है, सुंदर दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य है, उनको देख लिया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहां का अध्ययन करते चलते हैं। जैसे तत्ववेता क्या करता है, एक एक तत्व का, एक एक चीज का गहराई से अध्ययन करता है, उसके बारे में जानता है, उसके बारे में समझता है। ठीक है, वैसे उन्होंने क्या किया, जैसे यात्रा करते हैं वहां पर ये इस तरह तत्ववेता की तरह अध्ययन करते चलते हैं, उनको गहराई से जानना समझना शुरू कर देते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते और उनका जो अध्ययन है वो नीरस नहीं होता है। ठीक है, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं, उस स्थान विशेष से जुड़ी हुई जितनी भी यादें होती है उनको उजागर करते हैं, सबके सामने उनको प्रकट करते हैं। ठीक है, और वे स्मृतियां, वे यादें होती है जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है। ठीक है, बस वो जो स्मृतियां, जो यादें हैं वो क्या है, इतिहास में सिर्फ उस स्थान विशेष की होकर रह गई है, बाकी और लोग उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है, ठीक है, कृष्णनाथ का क्या था, संपूर्ण भारतीय लोकमानस से, लोगों के मानस से, मन से गहरा रिश्ता रहा है। तो वो क्या करते हैं, पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत से स्मृति, जैसे मान लो पर्वतीय स्थल है, वहां पर कोई याद जो है वो भुला दी गई है, विस्मृत मतलब भुला दी गई है। ठीक है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वो आए और उसे देखे और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाए। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी किसी भी पर्वतीय स्थल पर कोई भी स्मृति है जो उसको कि लोग भूल गए हैं, वो क्या प्रतीक्षा करती है कि कृष्णनाथ इस स्थान पर आए, मेरी स्मृति को ताजा करें और लोगों के मानस तक, लोगों के मन तक मेरी जो याद है वो पहुंचाए। आई बात सबके समझ में ये वाली? यस मैम। ठीक है, फिर क्या है कि कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत, इन्होंने जितनी भी यात्राएं की है उन सब के बारे में लिखा। ठीक है, यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। उसमें भाषा भी होती है, भाषा भी सरल सहज होती है, इतिहास भी होता है और वहाँ की जो धारणाएं हैं वो धर्म से संबंधित भी होती है।
पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है और जब वो इनके यात्रा वृत्तांत को पढ़ता है तो पाठक अनुभव करता है, वो एक कल्पना, उसके सामने सारे जो शब्द है वो चित्रों के समान उजागर होने लगते हैं। वो इमेजिन करने लगता है कि वो भी साथ साथ इनके साथ साथ यात्रा कर रहा है, मतलब उन स्थानों को, उसके बारे में पढ़कर उन सब चीजों को गहराई से अनुभव करने लगता है और ऐसा लगता है जैसे पाठक भी उनके साथ साथ यात्रा कर रहा है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, जो मतलब इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा, उनको भी यहाँ पर कुछ नई चीज मिलेगी जिसको कि शायद वो देखना भूल गए हो या जिसको कि शायद वो मतलब उससे जुड़ना भूल गए हो। ठीक है, उस चीज से जुड़े नहीं, उस चीज को उन्होंने जाना नहीं। तो इनके यात्रा वृत्तांत जो इन्होंने किए हैं, उन स्थानों को यदि हमारे पाठक हैं वो भी वहां पर यात्रा कर चुके हैं, लेकिन जब वो कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे तो उनको वहां पर कुछ नई चीज दिखाई देगी जिसको कि वो भूल गए हैं या गलती से छोड़ दिया है। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी है। ठीक है, कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई है। उनको ये लगेगा कि हमने तो वहां की यात्रा सिर्फ आधी अधूरी ही की है और जब वो कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़ लेंगे तब जाकर उनकी यात्रा पूरी होगी। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, स्पीति जो वह है हिमाचल के मध्य में स्थित है और यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से बिल्कुल अलग है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है। स्पीति में जनसंख्या कितनी है, वहां पर कितनी ऋतुएं आती है, वहां पर फसल कौन कौन सी होती है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां का भूगोल कैसा है। ठीक है, वहां के रास्ते कैसे हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र, बहुत ही कठिन क्षेत्र जिसको पार करना बहुत मुश्किल होता है, उस स्थिति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है कि वहां पर जो थोड़े बहुत लोग रहते हैं उनके सामने कितनी कठिनाइयां आती है, क्या क्या वो कष्ट झेलते हैं। ठीक है, और उनका सामना कैसे करते हैं। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना, यदि कुछ युवा पर्यटक जो है, युवा लोग हैं, यदि वो स्पीति पहुंचे तो वो वहां के पर्यावरण को बदल सकते हैं। ठीक है, ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए, स्पीति कैसा है, बिल्कुल ठंडा इलाका है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान, वहां पर उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है, जहां पर बिल्कुल ठंड है और वहां पर स्पीति में बारिश जो होती है वो बहुत मुश्किल से होती है। ठीक है, तो लेखक का यहाँ पर कहना है कि यदि युवा वहां पर यात्रा करने जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक तो वहां का पर्यावरण थोड़ा बहुत बदलेगा और फिर दूसरी बात क्या है कि उनका बारिश की बूंदों की तरह वहां जाना एक सुखद संयोग होगा, मतलब वो बहुत सुख भरी यात्रा होगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, जो हमने परिचय पढ़ा, लेखक परिचय पढ़ा, यहाँ तक बच्चे कोई दिक्कत। चलो आगे, चलिए ठीक है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। स्पीति कौन से कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। जिला कौन सा है, लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनका जो लाहौल और स्पीति का जो योग हुआ है, दोनों एक साथ जुड़े हैं, वो अचानक से है, अचानक ही हो गया। इनमें बहुत योगा योग नहीं है, इनको खासकर एक दूसरे से जोड़ा नहीं गया है, ये आपस में अपने आप जुड़ गए हैं। लाहौल जिला और स्पीति, ठीक है, ये दोनों आपस में अपने आप जुड़ गए हैं, इनको जबरदस्ती नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ऊंचे दर्रों, यहाँ पर दर्रे क्या है, बहुत ऊंचे हैं और कठिन रास्ते हैं, इसके कारण इतिहास में भी ये कम ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचे दर्रों के कारण, दर्रे क्या होते हैं, पर्वत की सीधी जो मतलब ऐसे चढ़ाई टाइप होते हैं। ठीक है, तुमने एसएसटी में भी पढ़ा होगा। तो वो और वहाँ के जो रास्ते जो है इतने कठिन है कि वहां पर लोग जो है वो बहुत कम जा पाए हैं, बहुत कम मात्रा में लोग जो है वो स्पीति घूमने गए हैं। तो इस कारण क्या है, इस स्पीति का जो नाम है वो इतिहास में भी नहीं रहा है।
मतलब इतिहास में स्पीति को दर्ज नहीं किया गया है कि स्पीति नामक भी कोई देश है, कोई जगह है जहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, इसलिए इसका है तो बहुत मामूली सी मतलब इसके बारे में बहुत कम बताया गया है। यदि है भी तो भी बहुत कम इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, इतिहास में कम क्यों रहा है? क्योंकि ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण वहां पर लोग बहुत कम पहुंच पाए हैं, इसलिए स्पीति का जो नाम है वो इतिहास में भी बहुत कम रहा है। आ गई बात सबके समझ में ये वाली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अलंग्य भूगोल, वहां का जो भूगोल है वो अलंग्य मतलब उसको लांघना बहुत मुश्किल है, उसको पार करना बहुत मुश्किल है। भूगोल में क्या आ जाते हैं, जो वहां पर सड़कें हैं, रास्ते हैं, पहाड़ है, जलवायु है, सब चीज आ जाती है भूगोल में। ठीक है, तो उनका भूगोल कैसा है स्पीति का, जिसको पार करना बहुत ज्यादा कठिन है। यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है, ठीक है, कि इतिहास में नहीं होने का कारण जो है वो क्या है, बड़ा कारण क्या है उसका, अलंघ्य भूगोल। ठीक है, अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, पहले यहाँ पर जो संचार व्यवस्था थी बिल्कुल नहीं थी, लोग अपनी बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते थे। हमारे पास तो संचार की सुविधा बहुत है, इंटरनेट है, मोबाइल है, कोरियर है, पता नहीं क्या क्या ही है, जिससे हम क्या करते हैं अपनी बात एक दूसरे से पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी हमारे पास संचार सुविधा हमारा एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। ठीक है, एक पल में हम कहीं पर किसी से कुछ भी बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, संचार व्यवस्था में अब जो है थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय, ठीक है, अब तो मान लो संचार में व्यवस्था थोड़ा सुधार हुआ है, फिर भी क्या है कि संचार फिर भी क्या है, संचार जो है वो सिर्फ किसके जरिए है, वायरलेस सेट के जरिए। जो वायरलेस फोन होता है, तुम देखते होंगे जो ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस होती है, उनके हाथ में होता है एक वायरलेस सेट फोन होता है जिसमें वायर नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां सिर्फ संचार व्यवस्था किस पर है, वायरलेस सेट के जरिए होती है, और जो सिर्फ केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। केलंग जगह का नाम है, काजा स्पीति में जगह का नाम है। इन दोनों के जो राजा हैं, इन दोनों के बीच में बसता रहता है। फिर भी केलंग का जो बादशाह है उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार जो है उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। जो काजा का जो प्रधान सेनापति है वो कहीं उसकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं वो बगावत तो नहीं कर देगा, कहीं वो मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच देगा। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है, लेकिन सिर्फ वो उस वायरलेस फोन के जरिए उसको संदेश भेज सकता है, उससे थोड़ी बहुत बातें कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो जो केलंग का बादशाह है उस काजा जगह पर जाकर नहीं देख सकता कि वहां का सूबेदार क्या कर रहा है। क्यों नहीं देख सकता, बताना जरा। क्यों नहीं देख सकता? केलंग का जो बादशाह है वो काजा जाकर उसके प्रधान सेनापति को क्यों नहीं देख सकता? अलंघ्य भूगोल के कारण। हाँ, अलंघ्य भूगोल के कारण, क्योंकि वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां के दर्रे, वहां का जो पर्वतीय स्थल है वो रास्ते बहुत दुर्गम है, इसलिए वो वहां पर पहुंच नहीं सकता। तो उसका कारण क्या है, इसलिए सिर्फ उस वायरलेस फोन के जरिए वो अपना संदेश उसको भेजता रहता है और उसकी सूचना प्राप्त करता रहता है, खुद जाके वहां पर नहीं देख पाता। ठीक है, भले ही वो बगावत करे, भले उसके खिलाफ षड्यंत्र करे, कुछ भी करे, लेकिन वो वहां पर जाकर नहीं देख सकता। ठीक है, वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है। जब वहां पर वसंत ऋतु आ जाती है तब भी 170 मील क्या है, आना जाना बहुत ज्यादा कठिन है और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। फिर क्या है, और शीत ऋतु में तो प्राय असंभव ही है। वसंत ऋतु में जब वहां पर जा नहीं सकते तो शीत ऋतु में तो जाना किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। मतलब स्पीति को भारतीय राजा जो थे, साम्राज्य के जो राजा थे वो नहीं जानते थे, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे।
और जब ये साम्राज्य टूटे, ठीक है, जब ये सारे राज्य टूट गए तो ये हमेशा स्वतंत्र रही है। इस पर कोई शासन नहीं कर पाया, कोई शासक यहाँ पर आकर शासन नहीं कर पाया, ठीक है, इसको कोई अपने अधिकार में नहीं ले पाया, प्राय ये स्वतंत्र ही रही है। फिर मध्य युग में प्राय कुछ कह रहे हो? ब्रिटिशर भी नहीं कर पाए थे क्या? ब्रिटिश थोड़ा बहुत कर पाए थे, बता रही हूँ। लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल और कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, ठीक है। सिर्फ इन लोगों के अधीन, कभी बहुत कम समय के लिए इन लोगों के अधीन रही है, ठीक है। ये जो मंडल है वो इससे जुड़े हुए थे। आई बात सबके समझ में? ठीक है। Yes, ma'am. फिर क्या है, तब भी इनसे जुड़े रहने के बाद भी ये अक्सर स्वायत्त मतलब स्वतंत्र ही रही है, ये हमेशा अक्सर स्वतंत्र ही रही है। इसकी स्वायत्तता, इसकी जो स्वतंत्रता है वो भूगोल ने सहेजी है। सिरजी मतलब सहेजना, इसकी स्वतंत्रता इसके भूगोल ने सहेजी है। इसके भूगोल के कारण कोई शासक उसके ऊपर अधिकार नहीं कर पाया, क्योंकि हर किसी को डर लगता है कि वहां जब आना जाना ही मुश्किल है, वहां पर जब खाने का इतना बहुत, सिर्फ 2 ऋतुएं आती है, फसल बहुत कम होती है, तो वहां पर जब जीना बहुत मुश्किल है, तो कौन शासक आके कौन शासक यहाँ पर आकर इसके ऊपर राज्य करेगा और इसको क्या सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये सोचकर ही राजाओं ने इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं किया, सिर्फ ये मंडल जो थे इनसे ये जुड़ी रही थी, ठीक है ना, और अक्सर ये स्वतंत्र ही रही है और इसकी स्वतंत्रता इसके भूगोल ने सहेजी है, यानी कि इसके भूगोल के कारण इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं कर पाया। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, ठीक है, इसका जो भूगोल है वो ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार भी करता है और जो इसका भूगोल है वो ही उसको नष्ट भी करता है। आ गई बात सबके समझ में यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Thank you, ma'am. ओके, बाय सबको।